हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 6 जनवरी 2025 और 6 जनवरी 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये करेंट अफेयर है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और प्रत्येक प्रश्न से संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताया जाता है और लास्ट में आपसे सवाल भी पूछा जाता है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है। देखिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस नेशनल बर्ड डे 2026 ये 5 जनवरी को मनाया गया है। आप इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में पक्षियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान आकर्षित करता है। इसी वजह से प्रत्येक 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, जो हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में काफ़ी सहयोग करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। देखिए, यूक्रेन के नया आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार जो नियुक्त किया गया है वो क्रिस्टिया फ्रीलैंड को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, क्रिस्टिया फ्रीलैंड। अब देखिए, यूक्रेन जैसे ही दिमाग में आता है तो अभी रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो आप लोग को हमेशा इस मैप को आप लोग जरूर देखे होंगे। ये है आपका यूक्रेन किस किस देश से सीमा लगता है ना, जब भी कोई देश आवे तो किस किस देश से उस देश की सीमा लगती है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे आया यूक्रेन, तो यूक्रेन देखिए बेलारूस है, आपका यहाँ पर पोलैंड है, आपका देखिए दोस्तों स्लोवाकिया है, हंगरी है ना, रोमानिया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ब्लैक सी है, इधर आपका रसिया है। तो इतने सारे देशों से आपका यूक्रेन घिरा हुआ है। यूक्रेन की जो कैपिटल है आप ध्यान रखिएगा कीव है। यहाँ की करेंसी है आपका हर्वेनिया और यहाँ के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, है ना। ये जेलेंस्की का आपको नाम भी याद हो गया होगा, है ना, ये काफ़ी अभी फेमस हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ ने $90 बिलियन का ऋण मंजूर किया है और यूक्रेन ने पहली स्वदेश क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है और यूलिया स्वीरिडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। और SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश अभी यूक्रेन बन गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। देखिए, हम लोग इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि चावल के उत्पादन में चीन जो है ये प्रथम है, लेकिन अभी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है इसमें आगे निकल गया है। याद रखिएगा, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2025 में भारत का 152 मिलियन टन से अधिक चावल उत्पादन के साथ चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक चावल उत्पादन देश बन गया है। अब आपका भारत बन गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत देखिए अब चावल में भी आगे हो गया है। भारत दूध के उत्पादन में प्रथम है ना। और दूध कहाँ सबसे अधिक होता है भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा। अब देखिए, चीन को पीछे छोड़ दिया है, तो अब ये है आपका चीन की राजधानी है आपका बीजिंग, चीन की करेंसी है आपका रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। चीन जो है ये दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है और तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक 31 मई को मनाया जाता है। अब क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में आता है जो चीन है वो 4 नंबर पे। 1 नंबर पे है आपका रूस, 2 नंबर पे कनाडा और 3 नंबर पे आपका अमेरिका है और 4 नंबर पे आपका चीन आता है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ है, तो वो आपका चीन में ही है और सबसे बड़ा सोलर पार्क आपका चीन में ही है। चीन को चावल का कटोरा कहा जाता था। 20 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, तो चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को। ये आपको चीन दिख रहा है दोस्तों। चीन जो है ये कितने देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, तो 13 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। अब चलते हैं कुछ फैक्ट की तरफ। तो YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया है। चीन के सुपर कंडक्टिव मैगलेव वाहन ने
मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया। और डांग झामो को 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ है। और चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। और चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। चीन ने विश्व की कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। बताइए 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीती है। तो अभी मेजबान कर्नाटक ने ये जीता है। तो आपको याद रखिएगा कर्नाटक, यानी कि मेजबान कर्नाटक ने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप फाइनल में मौजूदा चैंपियन महाराष्ट्र को 35-30 से हराकर लड़कों का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो याद रखना है जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप कर्नाटक जीता है। अब ये है आपका कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी पाया जाता है। याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में आपका प्रमुख जो लोक नृत्य है वहाँ का वो यक्षगान है। बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। ज्ञान की राजधानी बेंगलुरु को, सोने की खान कोलार और हुट्टी आपका कर्नाटक में ही है। और प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ के टीपू सुल्तान, आपको पता होगा, इसको मैसूर का बाघ कहा जाता है। कर्नाटक में आपका अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है। उसके अलावा कृष्णराज सागर बांध है कावेरी नदी पर। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक, याद रखिएगा मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। और नारियल के उत्पादन में भारत का कर्नाटक शीर्ष पर है। नारियल भी सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटक में ही होता है। और कॉफ़ी भी सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटक में ही होता है। कॉफ़ी के उत्पादन में भी कर्नाटक प्रथम है। कर्नाटक में लोकसभा के 28 सीट, राज्यसभा के 12 और विधानसभा के 224 सीट है। कर्नाटक से इतने सारे सवाल आपके महत्वपूर्ण बनते हैं, आप इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के 5 विद्यालयों में AI लैब शुभारंभ किया। कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई-स्वार्थो 2.0 पेश किया। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर में बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और पिलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई। और रविंद्र कोरिसेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। और सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में PWD ने कहाँ सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ, PWD ने सड़क संकेत, देखिए अब सड़क के किनारे चलिएगा तो बहुत प्रकार के संकेत वहाँ पर लगे रहते हैं, है ना। तो सड़क संकेत पर क्या लगेगा, अब QR कोड लगेगा। और ये अनिवार्य कौन किया है, तो ये किया है आपको दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये QR कोड लगाया जाएगा सड़क संकेत पर। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है। अब देखिए ये है आपका हरियाणा। तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है अभी दोस्तों 923 हो गया है। ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है हरियाणा का लिंगानुपात। देखिए 2011 के जनगणना को अगर आप देखिएगा तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य था वो आपका हरियाणा था। अभी हरियाणा का लिंगानुपात 923 हो गया है। हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात 923 दर्ज किया गया, जो 2024 में कितना था, 2010 था। और यहाँ से 13 ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, जिस पिछले 5 वर्षों में सर्वोत्तम उच्चतम स्तर ये अपना प्राप्त कर लिया है। अब ये है आपका हरियाणा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। यहाँ के CM कौन है, तो नायाब सिंह सैनी। यहाँ के गवर्नर कौन है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। हरियाणा को कहा जाता है बुनकरों का शहर, यानी हरियाणा में जो पानीपत है उसको कहा जाता है बुनकरों का शहर।
हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो काला हिरन हरियाणा का राजकीय पशु है। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें, राज्यसभा के 5 सीटें और विधानसभा के 90 सीटें। चंडीगढ़ जो है ना, ये हरियाणा की राजधानी है, और चंडीगढ़ जो है ये 3 राज्यों की राजधानी है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 राज्यों की राजधानी आपका चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। अब चलते हैं कुछ फैक्ट कि द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी। गृह मंत्री अमित शाह ने मनेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। और हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना मंजूरी दी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरियाणा ने 4थी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत लिए हैं। और प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारत जो समझौता किया है वो अभी इजराइल के साथ समझौता किया है। जी हाँ, इजराइल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय सेना ने इजराइल के सहयोग से निजी रक्षा निर्माता NIBE लिमिटेड के साथ एडवांस लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। और ये समझौता 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले सिस्टम के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा, सूर्यास्त्र रॉकेट के सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता? इजराइल के साथ हुआ है। अब ये है आपका इजराइल। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम। यहाँ की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपका बेंजामिन नेतन्याहू है, याद रखिएगा। और ये आपको छोटा सा देश आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है आपका इजराइल। ठीक है, ये है आपका इजराइल। कुछ फैक्ट है कि सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला देश आपका इजराइल बना है। और इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। इजराइल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है ना, रोश हसनाह उत्सव। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। और इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया। अगला सवाल है कि हाल ही में कहाँ 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन हुआ है? बताइएगा, 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए, राष्ट्रीय सिद्ध दिवस जो मनाया जाता है ये 6 जनवरी को मनाया जाता है ना, ये भी आपको याद रखिएगा। राष्ट्रीय सिद्ध दिवस आपको 6 जनवरी का। और 9वें सिद्ध दिवस जो समारोह हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो ये अभी चेन्नई में हुआ है। जी हाँ, कहाँ हुआ है दोस्तों? ये आपका चेन्नई में हुआ है। और ये आयुष मंत्रालय के द्वारा भी हुआ है, याद रखिएगा। 3 जनवरी से 26 जनवरी चेन्नई के क्लाइवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन हुआ। और इस समारोह का विषय क्या था? तो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध था, जिसमें निवारक देखभाल में सिद्ध चिकित्सा की भूमि और विश्व स्तर पर मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा के साथ इसके एकीकरण पर प्रकाश डाला था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया? अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन जो हुआ है ये हुआ है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, है ना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है आपको ये 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। और ये 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होगा, ये आपको याद रखना है ना। और जिसमें विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के 1000 से अधिक खिलाड़ी इसमें प्रतिस्पर्धा में भाग लेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने खतबात-ए-मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया? जी हाँ, ये पुस्तक आपको याद रखना है, खतबात-ए-मोदी लाल किला की फसील से। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये किया गया है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अभी इसका विमोचन किया गया है। और ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पुस्तक है। 2014 से लेकर के 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का ये संकलन है। यानी कि अभी तक 14 से 25 तक जितने बार प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिए हैं स्वतंत्रता दिवस पर, उसका ये इस किताब में संकलन किया गया है। खतबात ये मोदी लाल किला की फसील से। ठीक है, अब कुछ फैक्ट है कि द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। और डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। और सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया। और शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। और वशिष्ठ देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। और द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक डी शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। तो अभी इतने सारे पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखिएगा एग्जाम की व्यू से। अगला सवाल है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए, पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है नंदिनी चक्रवर्ती को। जी हाँ, नंदिनी चक्रवर्ती, ये हैं आपके नंदिनी चक्रवर्ती और ये हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखिएगा। और ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। नंदिनी चक्रवर्ती को बुधवार को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना है। अब ये पश्चिम बंगाल की नियुक्त हुई है। अब ये है अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। पीवी सिंधु BWF एथलेटिक्स कमीशन के चेयरपर्सन चुनी गई। और सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला। IIFL फाइनेंस ने BP कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। और शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई यादव बनी। और रवि रंजन ने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। अब ये है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। यहाँ के CM ममता बनर्जी है और यहाँ के गवर्नर आपको CV आनंदा बोस हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल जो है ये चावल के उत्पादन में भारत में प्रथम है और जूट के उत्पादन में भारत में प्रथम है। तो ये आपको याद रखना है, चावल और जूट के उत्पादन में भारत में प्रथम है। पश्चिम बंगाल जो है यहाँ के प्रमुख त्यौहार आपका दुर्गा पूजा है। और दुर्गा पूजा को दोस्तों यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो नोलेन गुरेर संदेश इनको GI टैग मिला है। सुंदर वन शहद को GI टैग दिया गया है। और काला नुनिया चावल को GI टैग मिला है। और कदियाल साड़ी को भी GI टैग मिला है। तो ये प्रमुख GI टैग हैं जिनको आपको याद रखना है, आपको पूछ सकता है। पश्चिम बंगाल की लोकसभा की सीट 42 है, राज्यसभा का 16 है और विधानसभा का 295 सीट है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल देखिए वैसा देश है जो 3 देशों के साथ सीमा लगता है। पश्चिम बंगाल का कितने देश के साथ सीमा लगता है? 3 देश के साथ सीमा लगता है। कौन कौन? तो एक तो आपका दोस्तों आपका हो जाएगा बांग्लादेश, एक हो जाएगा आपका नेपाल, है ना, एक बांग्लादेश से सीमा लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक नेपाल से सीमा लगता है और एक आपका भूटान से सीमा लगता है। तो 3 देशों से सीमा बनता है आपका पश्चिम बंगाल का, याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है। अब चलते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदल करके अब महात्मा श्री कर दिया है। लियोनेस मेसी की 70 फुट की ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल की पुलिस की DSP बनी है। और भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोत कोलकाता में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ स्मार्ट ग्रीन एक्वा कल्चर RAS का उद्घाटन किया गया है? तो स्मार्ट ग्रीन एक्वा कल्चर का जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है अभी कहाँ? तो तेलंगाना में। जी हाँ, तेलंगाना में इसका उद्घाटन अभी किया गया है।
यानी कि राजीव रंजन सिंह ने हैदराबाद में, हैदराबाद क्या है तो तेलंगाना की राजधानी है, स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म और अनुसंधान संस्थान का उन्नत RS सुविधा का उद्घाटन किया है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना के CM कौन है तो देवनाथ रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है तो जिष्णुदेव वर्मा। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना जो है आपका भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 29वां राज्य बना था, लेकिन अभी भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, है ना। इसके बनने के बाद जो आपका जम्मू कश्मीर था वो राज्य नहीं रहा, वो 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। इसी वजह से अब भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। लेकिन तेलंगाना जो बना था ये तब 29वां राज्य बना था भारत का। तेलंगाना का गठन कब हुआ था तो इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को, और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। तेलंगाना की सीमाएं किस किस से लगती है तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है। तेलंगाना की अगर प्रमुख नदी की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, मूसी, प्राणहिता और भीमा तेलंगाना की मुख्य प्रमुख नदी है। तेलंगाना में जो दोस्तों जो चपाता मिर्च है ना, जो टमाटर मिर्च जैसा दिखता है, इसको अभी GI टैग दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तेलंगाना जो है ये कंवल, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कास ब्रह्मानंदन रेड्डी, महावीर हरियाणा वनस्थली, मृगवनी नेशनल पार्क, ये सारे आपको कहाँ हैं? तेलंगाना में आपको दिख जाएंगे। तो ये राज्य है आपका तेलंगाना। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि अदानी समूह ने तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला है। और तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की। और तेलंगाना रियो कार्निवाल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। अब चलते हैं लास्ट वीडियो का प्रश्न। ये रहा लास्ट वीडियो का प्रश्न। कल आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है और इसका सही जवाब है आपका जस्टिस संगम कुमार साहू। जी हाँ, जस्टिस संगम कुमार साहू को अभी पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब कुछ लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, है ना, जस्टिस संगम कुमार साहू। देखिए, आपसे जो भी सवाल पूछा जाता है उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है ना, ताकि आपको उसके बारे में नॉलेज बढ़ेगा। अब जैसे आपको पटना के हैं तो पटना के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं, है ना। आपको न्यायालय से संबंधित कुछ लिख सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कुछ बातें लिख सकते हैं। तो जो भी आपको इस संबंधित क्वेश्चन से पता हो आप उसके बारे में लिखिए, है ना। लिखने से वो चीज़ आपको याद हो जाएगा। चलिए अब आज का रिवीजन सवाल देख लेते हैं कि भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइफको साहित्य सम्मान 2025 मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कीर्तिकेन बनी। और मुंबई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD और CEO नियुक्त किया। और दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश आपका भारत बन गया है। भारत में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन कहाँ होता है तो बिहार में होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। और चीन ने सुपर कंडक्टिव मैगले वाहन ने मात्र 2 सेकेंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसको मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। और जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। स्वर्ण मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच चुना गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंप दिया है। IIT पटना ने
रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है और गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला और कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। अब ये है आपका आज का सवाल। आज का सवाल है कि हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं। अब इसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सदानंद दाते जो हैं ये किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं, इसके बारे में जितना आपको पता हो डिटेल में आप उसको लिखिए। ठीक है, चलिए अब ये है हमारा व्हाट्सएप चैनल। आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट यहाँ से हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली GK GS करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको पोस्ट किए जाते हैं, आप उसको पढ़िए, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब दोस्तों ये है हमारा NCERT का नोट्स और MCQ। जी हाँ, 6 से लेकर के 12 क्लास तक आपको नोट्स और MCQ आप सभी के लिए बनाया गया है ना, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के व्यू से। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, इसका चैप्टर वाइज आपको क्लास 6 से 12 क्लास तक प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको MCQ नोट्स आपको मिल जाएगा। ये हमारा नंबर है 7857824310। अब ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको डेली PDF इसका भेज दिया जाता है। तो ये QR कोड करके इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको सारा PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, जो भी समस्या हो हमें बताइए और फिर कल हम लोग मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।